लास्ट क्लास में लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि आई गेस हाँ, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के सेंटर पे हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करी थी। ठीक है, तो आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। एंड कंटिन्यू करने से पहले लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था उससे रिलेटेड कोई डाउट आप लोगों को है तो आप लोग पूछ सकते हैं। देन फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। किसी को लास्ट क्लास से कुछ पूछना है? नहीं पूछना है? ये गूगल मीट पे दिव्यांशु, आशीष, संजीत। संजीत, ये जो आईडी है एक कौन है, जरा अपना नेम बताएंगे एक बार, मैं कंफर्म करूं कौन है। गूगल मीट संजीत चौधरी, चौधरी है, चौधरी है आई गेस। अपना एक बार नाम बता दीजिए आप गूगल मीट, चैट पे भी लिख सकते हो। कौन? चंचल, चंचल, ओके ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं हम। किसी को कोई डाउट नहीं है? कुछ बच्चों का आज कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, डोंट नो क्या दिक्कत है, बहुत बच्चों की दिक्कत आ रही है, कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। तो क्लास रिकॉर्ड कर लेते हैं। चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। द टॉपिक इज कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल, ये तो हमने कर लिया था। मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट, यानी कि एक सर्कुलर कॉइल करंट कैरिंग करंट है और उसके एक एक्सिस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कैलकुलेट करना है। सो द टॉपिक इज magnetic field magnetic field at a point on the axis of current carrying circular loop, current carrying circular loop। तो इसका हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। नाउ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने से पहले डायग्राम को समझ लेते हैं। डायग्राम क्या कहता है? डायग्राम कहता है, यही लिख दूं, यही बना देता हूं, कि ये एक सर्कुलर लूप है। ठीक है, तो ये जो डॉटेड लाइन है वो बोर्ड के इनसाइड केस है और ये जो लाइन खींची है बाहर से, मतलब कॉइल ऐसे रखा हुआ है और इसका सेंटर जो है वो हो गया ओ। तो इसका अगर एक्सिस आप ड्रॉ करोगे तो वो क्या बनेगा? ये इसका एक्सिस है और इस पॉइंट पे हमें क्या करना है? पी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। और इसका जो रेडियस है वो रेडियस हमने क्या मान लिया है? ए। रेडियस क्या माना है? ए। एंड इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है? एक्स। नाउ द केस इज द केस इज कि केस इज कि आपका क्या है कि यहाँ पे हमें क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और मैग्नेटिक फील्ड निकालते हुए आप लोगों का ध्यान जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? यहाँ पे करंट जब फ्लो कर रहा है इस सर्कुलर वायर में से, मनीष, अभी आप आए, अभी ज्वाइन किया आपने? आवाज आ रही मनीष? मनीष, और भी कोई आया क्या? मनीष ही है, ओके ओके। तो यहाँ देखिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि करंट इसमें से फ्लो कर रहा है। मतलब आज का टॉपिक जो है हमारा मनीष, कि एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, उसके एक एक्सिस पे हम क्या निकाल रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं।
तो एक्सिस पे जब हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं सर्कुलर करंट कैरिंग लूप की वजह से, तो वो करंट जो है वो पूरे वायर में फ्लो कर रहा है। बट हमने लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था, मैग्नेटिक फील्ड करंट एलिमेंट की वजह से होता है, यानी कि जो पॉइंट पॉइंट पे करंट एलिमेंट होगा डीएल, आईडीएल, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो मान लीजिए ये दो पॉइंट है सी एंड डी, जो डायमीटर के अपोजिट दो पॉइंट्स हैं। तो एक यहाँ पे करंट एलिमेंट है सी पे, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पी पे आता है। और अगर इसका ये डिस्टेंस अगर हम कैलकुलेट करते हैं, वो तो आता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये डिस्टेंस आता है। और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो क्या आता है, ये डीबी। ओके, दूसरी चीज अगर आप देखो, तो जो करंट एलिमेंट यहाँ पे था, तो यहाँ पे भी करंट एलिमेंट हो सकता है डी पॉइंट पे। तो डी पॉइंट पे जब करंट एलिमेंट होता है, तो आप क्या करते हो, उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कैलकुलेट होगा इस पॉइंट पे। तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ गया डीबी डैश। ठीक है, अब डीबी डैश अगर आप देखते हो, तो ये जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या बनेगा, सेम बनेगा, दैट इज फाइव। एंगल क्या बन गया, फाइव। ठीक है, एंगल क्या बन गया, फाइव। नाउ केस इज कि अब ये एंगल बन गया, तो हमारे पास वैल्यू क्या क्या है। वैल्यू अगर आप देखोगे, तो जो पीसी है और जो पीडी है, इन दोनों की वैल्यू क्या है हमारे पास, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और अगर एंगल देखोगे, तो एंगल सीपीओ, सीपीओ एंड एंगल डीपीओ, ये कितना है, फाइव। दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, डीपीओ। अब हम क्या लगाते हैं, बायट सावर्ट लॉ लगाते हैं। बायट सावर्ट लॉ अगर आप लगाते हो, तो क्योंकि इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, और किसी भी करंट एलिमेंट की वजह से किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, तो वो कौन सा लॉ एक्सप्लेन करता है, बायट सावर्ट लॉ करता है। तो अकॉर्डिंग टू बायट सावर्ट लॉ, ठीक है, तो बायट सावर्ट लॉ क्या कहता है, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन में 4 पाई r², यही बोलता है ना, इसी की वैल्यू बताता है ना, म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन में 4 पाई r²। तो ये बायट सावर्ट लॉ ने बोल दिया इसके अकॉर्डिंग। ये आपने डीबी निकाला है, देखो इसकी सी की वजह से डीबी निकाला है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट पी ड्यू टू सी। ठीक है, तो ये हो गया। अब आप देखोगे कि यहाँ पे कंडीशन हमने, देखो फिजिक्स इज ऑल अबाउट अजम्पशन। तो अजम्पशन क्या मान लिया कि इफ ए इज स्मॉल, यानी कि क्या कहते हैं, ये जो रेडियस है बहुत छोटा हो जाए, तो ऐसे केस में क्या होता है कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ये वाला जो एंगल बन रहा है सी पे, ये अप्रोक्सीमेटली 90 के बराबर हो जाएगा। तो जो थीटा होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, 90 के। तो जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला आपका बन जाएगा दैट इज dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल साइन 90। ठीक है, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल साइन 90 अपॉन में 4 पाई r²। तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई, है ना, साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई। और r जो डिस्टेंस है उसका रेडियस क्या है आपका, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। बट स्क्वायर है तो आप सिंपल पुट कर सकते हैं, म्यू नॉट आई डी एल अपॉन में 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। ये किसकी वजह से निकाला आपने, ये निकाला सी की वजह से। ठीक है, करंट एलिमेंट कहाँ पे है, सी पे, उसकी वजह से पॉइंट पी पे आपने निकाला है। सिमिलरली आप देखोगे, सिमिलरली अगर आप देखोगे, तो डीबी डैश भी निकालोगे, है ना, डीबी डैश भी क्या निकाल रहे हो, डी की वजह से निकाल रहे हो। तो डीबी डैश जब आप निकाल रहे हो, तो वो भी क्या आएगा, सेम तरीके से म्यू नॉट आई डी एल अपॉन में 4 पाई a² प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। डीबी निकाल लिया, डीबी डैश भी निकाल लिया। अब अगर डीबी और डीबी डैश में देखो, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम,
है ना, मैग्नीट्यूड सेम है। और मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है और दोनों ही वेक्टर ना ही वर्टिकल हैं ना ही हॉरिजॉन्टल हैं, तो क्लास 11th में क्या सिखाया था मैंने, क्लास 11th में सिखाया था कि अगर कोई वेक्टर वर्टिकल ना हो या हॉरिजॉन्टल ना हो तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम उसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेक कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेक कर देते हैं। तो जब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेक करोगे, जब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेक करोगे तो कैसे करोगे, एक इस साइड करोगे और एक अप साइड डीबी डैश को, ऐसे एक इस साइड करोगे और एक इस साइड। तो जब ब्रेक करोगे तो ये एंगल फाई, ये एंगल फाई, तो जिधर एंगल बनता है वो क्या बन जाता है, कॉस थीटा, है ना, यानी कि कॉस फाई। और जिधर एंगल नहीं बनता वो क्या बन जाता है, डीबी साइन फाई। ठीक है, वो क्या बन जाता है, डीवी सैन फाई। इसी तरीके से ये भी क्या बन जाएगा, डीवी कॉस फाई और डीवी साइन फाई। ठीक है, समझ में आई बात, इतनी बात क्लियर हुई। तो यहाँ पे हम एक लाइन लिख सकते हैं, डीवी एंड डीवी डैश कैन बी रिजॉल्व, कैन बी रिजॉल्व इन वेक्टर कंपोनेंट, इन वेक्टर कंपोनेंट। ठीक है, वेक्टर कंपोनेंट में आप क्या कर सकते हैं, इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। और कैसे रिजॉल्व होगा, dv एज dv cos फाई एंड dv sin फाई। वहीं पे dv डैश जो होगा वो कैसे होगा, एज dv डैश cos फाई एंड dv डैश sin फाई। ठीक है, तो ये आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में इनको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। अब जब आपने ब्रेक करा है तो आप देख रहे हो कि डीबी और डीबी डैश का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम है, और फाई की वैल्यू भी सेम ही है। तो ऐसे में अगर आप देखें तो डीबी डैश कॉस फाई एंड डीबी कॉस फाई क्या है, मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं और अपोजिट डायरेक्शन में है। तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बट अगर आप देखो डीबी साइन फाई और डीबी डैश सैन फाई, ठीक है, डीवी फाई एंड डीवी डैश साइन फाई, तो ये क्या है, ये है भाई, मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन भी सेम है। तो ऐसे में क्या होता है, उन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो एक स्टेटमेंट और लिख देंगे, एज डीवी कॉस फाई एंड डीवी डैश कॉस फाई आर इक्वल एंड अपोजिट सो दे कैंसिल आउट ईच अदर एंड बट। ठीक है, ये लाइन पूरी लिखनी पड़ेगी तो मैं लिख देता हूं जरा, डीबी कॉस फाई एंड डीबी डैश कॉस फाई आर इक्वल एंड अपोजिट so they cancel each other, है ना, but dv sin phi and dv dash sin phi are equal and same in direction। ठीक है, so they add, so they can be add, है ना, उसको क्या कर सकते हैं, so they can be add। अब एक बात बताओ, ये तो हमने एक डायमीटर लिखा है ना, हमने क्या लिया है, एक ही डायमीटर लिया है ना। तो जब अगर एक डायमीटर लिया तो ऐसे डायमीटर तो बहुत सारे होंगे, इस सर्कुलर लूप पे डायमीटर तो बहुत सारे होंगे, यानी हर डायमीटर पे जो पॉइंट बनेंगे उन पेयर ऑफ पॉइंट्स के लिए, हर एक डायमीटर के पेयर ऑफ पॉइंट्स के लिए, करंट के लिए यही चीज क्या रहेगी, सेम रहेगी। यानी कि हर डीबी कॉस फाई वाली वैल्यू यानी वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। बट हाँ, तो
ब्रेक हो जाएगा, बट यहाँ पे जितने भी dv sin phi बनेंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अब एक चीज देखो, ऐड करने के दो तरीके, ऐड करने के दो तरीके, यानी कि या तो आप प्लस करके ऐड कर दो, क्या कर दो, प्लस करके ऐड कर दो, या फिर इंटीग्रेशन कर दो, क्योंकि इंटीग्रेशन में भी तो टोटल वैल्यू निकालते हो आप। तो दो तरीके हैं, या तो आप ऐड कर दो प्लस करके, या फिर इंटीग्रेशन कर दो। पर दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क ये है कि आप प्लस जब भी करते हैं जब आपके काउंटेबल वैल्यूज है ना, आप काउंट कर सकते हो, दो चीज, दो फिजिकल क्वांटिटी है, तीन है, चार है, पांच है फिजिकल क्वांटिटी, तो आप ऐड कर सकते हो। बट अगर आप काउंट नहीं कर सकते, जिसमें आपको नहीं पता कि चार है, पांच है, छह है, तो ऐसे में आप क्या करते हो, ऐसे में आप इंटीग्रेशन का यूज करते हो, जिसमें बहुत ही छोटी वैल्यूज को ऐड करके आप क्या करते हैं, टोटल वैल्यू निकालते हो। तो बहुत ही छोटी वैल्यूज को ऐड करने के लिए आप क्या कर देते हो, टोटल वैल्यू निकालते हो। तो इसलिए आप बोल सकते हो the same is true for all the diametrically opposite pair of the current element। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट क्लास में लिख सकते हैं, the same is true for all diametrical pair of, मैं कहाँ लिखूं, आप लोग लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे यहाँ पे कंटिन्यू करूँ इसको रब करके। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे इधर का रब करके कंटिन्यू करूंगा। ले लिया स्क्रीनशॉट, देखिए अब आगे देखिए। नाउ द थिंग इज कि आपने क्या करा कि मैंने क्या बोला कि द सेम इज ट्रू फॉर ऑल डायमेट्रिकली पेयर ऑफ करंट एलिमेंट। देखिए मैंने आपको बोला था नोट्स बनते रहेंगे साथ में कॉपी में, जैसे आप ये जैसे यहाँ मैं करा रहा हूँ वैसे ही नोट में लिखते जाएंगे, ताकि आपको ध्यान रहे आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरी चीज मैंने असाइनमेंट यूनिट 1 एंड यूनिट 2 मींस चैप्टर 1 2 एंड 3 के न्यूमेरिकल असाइनमेंट्स मैंने गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दिए हैं। आप लोग उनको सॉल्व करें और उसमें कोई डाउट आता है तो पूछें। ठीक है, अच्छे पेयर ऑफ क्वेश्चंस हैं, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट हैं, तो जरूर करें, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो डायमेट्रिकली पेयर ऑफ करंट एलिमेंट यानी उसके लिए क्या है, सेम है, तो आप क्या कर देंगे इसका, आप इसका कर देंगे इंटीग्रेशन। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन अगर आप निकालते हैं, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन आप निकालते हैं, यानी कि आप क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन भी किसका करेंगे, डीवी साइन फाई का, है ना। ये समझ में आया ना, मैं इंटीग्रेशन क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे, प्लस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे कई सारे हैं, हर एक एलिमेंट का आपका निकलेगा। ठीक है, अनगिनत। तो डीवी साइन फाई का इंटीग्रेशन किया, डीवी की वैल्यू क्या आई थी आप देखोगे सेम ही है, तो डीवी की जो वैल्यू आई थी वो आई थी हमारे पास म्यू नॉट आई डी एल और अपॉन में 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और साथ में क्या है साइन फाई, और इसका क्या किया है आपने, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करोगे तो सब कुछ कांस्टेंट है, बट किसके अलावा, डीएल के अलावा, तो सब कुछ बाहर आ जाएगा, म्यू नॉट आई साइन फाई अपॉन में 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इंटू में क्या आ जाएगा, इंटू में आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, तो ये हो गया। इधर का आपने नोट कर लिया था, तो इधर को नोट कर देते हैं, म्यू नॉट आई साइन फाई 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। तो आपने इंटीग्रेशन किया और ये आ गया आपका, ये तो पहले का था, तो इसको मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, तो डीएल का अगर इंटीग्रेशन करोगे तो डीएल का क्या आएगा, इसका ये सरकमफ्रेंस,
है ना। टोटल सरकमफ्रेंस आएगा क्योंकि आपने छोटा सा एलिमेंट लिया यहाँ पे डीएल, तो अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो पूरा सरकमफ्रेंस आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन करने पे आपको क्या मिलता है, इंटीग्रेशन पे आपको मिलता है b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, या इसको साथ में देख लो, और साइन फाई अगर आप देखोगे तो साइन फाई, ठीक है। तो एज अगर आप देखते हो जो साइन फाई मिलता है वो साइन फाई क्या मिलता है, साइन फाई इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हो गया a और हाइपोटेनस क्या हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। वहीं पे अगर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल देखोगे तो वो क्या आएगा 2 पाई ए, है ना। डीएल का इंटीग्रेशन क्या आएगा 2 पाई ए यानी कि सरकमफ्रेंस। तो इन दोनों की वैल्यू पुट करने पे क्या मिलता है हमें, सो b इज इक्वल टू हमें मिल जाता है म्यू नॉट आई अपॉन में म्यू नॉट आई साइन फाई के जगह पे क्या आ जाएगा a, और ये आ जाएगा 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और अंडर रूट को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, अंडर रूट को हम लिख सकते हैं। ऊपर ए आ गया और डीएल की वैल्यू डालें तो वो कितना आ जाएगा 2 पाई ए, है ना। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो b इज इक्वल टू क्या मिल गया मेरे को, b इज इक्वल टू मिल गया म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, पाई से पाई गया 2 से 2 गया तो ये कितना गया 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर 1 है इसकी पावर हाफ है, बेस सेम है तो पावर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2, पावर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2। तो ये यहाँ पे हो गया, तो ये आ गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये क्या आ गया मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, ठीक है। ये क्या आ गया आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप एट एक्सियल पॉइंट। यहाँ तक किसी को कोई बात नहीं समझ में आई हो तो पूछिए, अगर समझ में आ गई तो एक बार यस यस करके लिख दें ताकि मैं समझ जाऊं कि आपको समझ में आ गया है। और साथ ही आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सोनम, निशु, सोनिया रावत, समझ में आया, रिप्लाई तो करो। ठीक है, तो यहाँ तक बात अभी आपको समझ में आ गई ना। मान लीजिए कि ये तो नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे कितने थे 1, पर इससे ज्यादा अगर नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं तो अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर एक से ज्यादा होते हैं यानी कि n नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं तो n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए क्या होगा 4n नंबर ऑफ टर्न्स, तो आप क्या कर दोगे n से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट n आई ए स्क्वायर अपॉन में 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ टर्न्स के लिए है n के लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो इसमें और कंडीशन क्या बन सकती है, कंडीशन ये दे देगा कि मान लीजिए x x क्या है 0 हो जाए, x 0 हो जाए मतलब क्या हो गया सेंटर पे आ गया, है ना।
एक्स की वैल्यू क्या आ जाए, केस जैसे बन सकता है इसमें, एक्स की वैल्यू क्या हो गई 0। तो अगर एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, अगर आप देखोगे तो फॉर्मूला आपका बन जाएगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में ए का स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, ए का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर गया, ए का क्यूब, और ए का क्यूब और ऊपर गया तो क्या बचा, सिर्फ ए, तो 2a। तो अगर आपको याद हो, हमने पिछली क्लास में ही मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप पे निकाला था, जिसका आंसर यही आया था, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r आया था, क्योंकि वहां पे हमने रेडियस r माना था। ठीक है, तो यहाँ पे 2a आया क्योंकि यहाँ पे रेडियस हमने क्या माना है, a। तो ये केस यहाँ पे बनता है। दूसरा केस बन सकता है कि मान लीजिए कि a बहुत छोटा है, a इज वेरी लेस देन x, तो ऐसे कंपेयर में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, x से बहुत छोटी हो जाएगी, और a को क्या कर देंगे हम, नेग्लेक्ट। तो वो चीज भी, वो केस भी बन सकता है। बना दे केस, केस बना देते हैं। केस अगर आप सेकंड देखो तो केस सेकंड क्या बन गया, इफ a इज वेरी लेस देन x, सो इट मीन्स कि जो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है वो अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर हो गया, एक्स स्क्वायर के लिए। तो जो फॉर्मूला बन गया वो क्या बन जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन में 2x क्यूब। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा n नंबर ऑफ मल्टीप्लाई टर्म्स के लिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया। तो ये था मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको अच्छे से करें, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हो गई, और एक हमने जो अभी पिछली क्लास में करा था, करंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट वायर की वजह से जो निकाला था। तो ये दो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत बार क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, दैट इज एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, और सीरियल वाइज में आपने नोट कर लिया होगा, मैंने तो रब कर करके लिखा है, आप लोग ध्यान दें, अपनी नोट्स प्रॉपर बराबर बनाते रहें, क्योंकि अभी कोई पीडीएफ फाइल तो है नहीं, काम किसी का चल नहीं रहा है, तो देखते हैं, बाकी मैं देखता हूँ अगर बन पाती है तो। नेक्स्ट टॉपिक, एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ 5 मिनट में जूम पे डिस्कनेक्ट हो जाएगा, रिकनेक्ट कर लेना आप लोग। तो टॉपिक इज एम्पियर सर्किटल लॉ। दिव्यांशु पढ़ रहा है ना? अरे मेरे को पता चला ना तू नहीं पढ़ रहा है, तेरी मम्मी से बात करूंगा मैं, देखना। मुझे पता चला तू पढ़ाई नहीं कर रहा है ना, फिर देखियो तू कभी तो मिलेगा, हैं? पढ़ाई करता रहियो, तेरी मम्मी से बात करूंगा मैं। एम्पियर सर्किटल लॉ, तो एम्पियर सर्किटल लॉ को अगर आप समझते हैं तो ये, इसको समझने के लिए आप ये इस तरीके से देखिए। ये कहता है कि मान लो कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड है इस सर्कुलर लूप में। ठीक है, कोई भी हमने एक सर्कुलर लूप एज्यूम करा है कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप में मूव कर रही है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है, सर्कुलर लूप में इस तरीके से मूव कर रही है, और तो इसका कुछ सरकमफ्रेंस होगा। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा कि अगर आप देखो तो जैसे इस पॉइंट पे देखा तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड बी ये है, और इस यहाँ पे डीएल भी ऐसा ही है, यानी एलिमेंट। तो वो कह रहा है कि इसका अगर हम इंटीग्रल करें, मैग्नेटिक फील्ड का इंटीग्रल करें, यानी कि क्लोज इंटीग्रल करें, दैट इज क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल। अगर ये हम करते हैं किसी भी सर्कुलर लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड रिवॉल्व हो रही है या प्रेजेंट है, तो वो जो आता है, अमाउंट जो आता है, वो हमेशा इक्वल होता है म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट, म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट थ्रेडिंग इनटू इट, यानी कि
इसमें से जो होके निकल रहा होगा, इस लूप में से जो होके निकल रहा होगा करंट, उसके बराबर होगा। टोटल करंट है ये, सिर्फ करंट नहीं है, टोटल करंट, मतलब जितना भी करंट इसके अंदर से होके निकल रहा है। ठीक है, अगर 2 वायर से करंट होके निकल रहा है तो उसको अगर म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी, कितना मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ है। तो ये एम्पियर सेकेंडल लॉ कहता है। क्या कहता है? एम्पियर सेकेंडल लॉ कहता है, स्टेट्स द लाइन, डेफिनेशन लिख लेंगे। एम्पियर सेकेंडल लॉ स्टेट्स that the line integral of magnetic field, the line integral of magnetic field, the line integral of magnetic field induction around a closed path, around a closed path in vacuum, in vacuum is equal to mu naught times, mu naught times the total current I, mu naught times the total current I threading the closed path, threading the closed path, threading the closed path. The line integral of magnetic field induction around a closed path in vacuum is equal to mu naught times the total current I threading the closed path. That means mu dot dl is equal to mu naught into my total current। और इन जनरल अगर आप देखो तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू नॉट इंटू में आई। अब बताइए किसी को कोई डाउट, समझ में आया? डेफिनेशन अगर समझ में आ गई है तो यस यस लिख दें, ताकि मैं समझ जाऊं कि आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई है। यानी कि अगर किसी क्लोज लूप में से, अगर किसी क्लोज लूप में से मैग्नेटिक फील्ड अगर आप निकाल दो, मतलब हमने माना है कि कोई क्लोज लूप है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, किसी एलिमेंट के साथ है, मतलब हर पॉइंट पे एक एलिमेंट है, हर पॉइंट पे एक एलिमेंट है, तो उस एलिमेंट के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका क्या अमाउंट होगा, वो कैसे कैलकुलेट करोगे? वो कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, उसका इंटीग्रेशन करोगे। बट जब आप इसका क्लोज इंटीग्रेशन करोगे तो वो हमेशा इक्वल होगा म्यू नॉट टाइम्स इनटू में टोटल करंट जो उसके अंदर से जा रहा है। आप चाहे 2 करंट जा रहा हो, 3 करंट जा रहा हो, 5 करंट जा रहा हो, तो उसका सबका आप टोटल ले लोगे, ठीक है, यानी टोटल करंट इसमें से कितना पास हो रहा है उसके बराबर क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल होगा अकॉर्डिंग टू एम्पियर सेकेंडल लॉ। मनीष कुमार क्लियर? मनीष क्लियर? अच्छा, गूगल मीट पे जो बच्चे क्लास ले रहे हैं ये ध्यान रखना, आप लोगों को लैंडस्केप स्क्रीन पूरी दिख रही है ना? तो एक सर हैं हमारे, वो पूछ रहे हैं उनको दिक्कत हो रही है सभी को, मतलब लैंडस्केप में करोगे तब आपको फुल स्क्रीन दिखता है। आई गेस आप लोग इतने तो इंटेलिजेंट हो, मुझे पता है, बट फिर भी एक जनरल के लिए मैं पूछ रहा हूँ, अगर आप ऐसे कर रहे हो तो ये यस या कुछ भी तरीके से बोलें
किसी से ऐसा तो नहीं है किसी के साथ कि आप स्क्रीन आधी देख रहे हैं या कुछ और रीजन हो? पूरा बोर्ड दिखता है ना आप लोगों को? गूगल मीट। मनीष, आशीष। यस सर, ओके। ठीक है ठीक है ठीक है। एक हमारे सर हैं, उनको दिक्कत आ रही थी तो मैं वही समझा रहा था। चलिए, तो यहाँ तक बात समझ में आई, डेफिनेशन समझ में आ गई। तो ये था एम्पियर सर्किटल लॉ। आपने डेफिनेशन समझी, फॉर्मूला समझा, डायग्राम के बेस पे मैंने समझाया, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नाउ इसका एप्लीकेशन है, तीन मेन एप्लीकेशन है। एक तो हम पहले डेरिवेशन कर चुके हैं, स्ट्रेट वायर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है पॉइंट पे। बट हम अब इसको एम्पियर सर्किटल लॉ को अप्लाई करके मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे दोबारा, कि हमने उतनी बड़ी डेरिवेशन करी थी एक स्ट्रेट वायर कंडक्टर की वजह से किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। अब हम सिंपल इसका एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करते हैं, तो 2 से 3 लाइन में हमारी वही डेरिवेशन कंप्लीट हो जाती है, यानी कि फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, बट ये एप्लीकेशन है एक तरीके का एम्पियर सर्किटल लॉ का। दूसरा एप्लीकेशन है दैट इज सोलेनॉइड, एंड थर्ड इज टॉरॉइड। ठीक है, तो ये ये आज क्लास का होगा, तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट। तो एप्लीकेशन के बारे में देखते हैं। एप्लीकेशन, लेट्स से एप्लीकेशन के बारे में बात हो रही है, तो एप्लीकेशन में फर्स्ट एप्लीकेशन जो आती है, लिख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, infinite long straight wire due carrying current. Magnetic field due to infinite long straight wire, magnetic field due to long infinite straight wire, infinite straight wire carrying current. ठीक है, तो आपने करंट को कैरी कर लिया। अब करंट कैरी करोगे तो आप कैसे होगा, इसका डायग्राम अगर आप समझो, तो ये इस तरीके से वायर है जिसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है, और इसके चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैंने समझाया था राइट हैंड थंब रूल, करंट ऊपर की साइड है तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। इस तरीके से आप मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। ठीक है, बी। और रेडियस अगर आप देखो तो रेडियस क्या है इसका, आर। तो एम्पियर सर्किटल लॉ आप अप्लाई करते हैं, तो अगर एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे एज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो आपने क्या किया, लाइन इंटीग्रल किया, बी डॉट डी एल, डॉट हटाओगे तो क्या लगेगा, कॉस थीटा, और थीटा की डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि डीएल भी इसी डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, और डीएल भी इसी डायरेक्शन में, तो एंगल क्या बन जाएगा, 0। तो ये कॉस 0 डिग्री, साइड में लिख लेंगे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या मिल गया आपको, बी डी एल, और डीएल का इंटीग्रेशन किए तो क्या मिल गया, बी एल। ठीक है, बी एल का इंटीग्रेशन किया तो बी एल, एल मतलब क्या हुआ उसका सर्कमफ्रेंस, यही हुआ ना सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या हो जाएगा, रेडियस क्या माने 2 पाई आर, तो 2 पाई आर ये लिख दिए। ये क्या मिला, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, तो सर्किटल लॉ क्या कहता है, सर्किटल लॉ कहता है P डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू में आई, यानी कि टोटल करंट, है ना। B डॉट डी एल क्या निकालो, B डॉट डी एल का वैल्यू निकाल लिए हो B इंटू में 2 पाई आर, तो B इंटू में 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, म्यू नॉट आई। अब B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, B इज इक्वल टू आपका आ गया म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर।
अगर आपको याद हो, मैं डायग्राम नीचे बना देता हूँ। तो B इज इक्वल टू क्या आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। ये डायग्राम है B और एलिमेंट B, रेडियस R। ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो जब हमने डेरिवेशन करी थी, स्टेट इनफाइनाइट कंडीशन निकाला था, उसका फॉर्मूला यही निकल के आया था, आप चेक कर सकते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट अगर नहीं है तो एक बार यस यस लिख दें, दैट मीन्स मैं समझ जाऊं कि आप लोगों को समझ में आ गया है। निशु, सोनम, आशीष, चंचल, दिव्यांशु, ओके। तो ठीक है, चलिए समझ में आ गया आप लोगों को। तो इतना ही है, इसको नोट कर लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जैसे करना है, देन हम आगे कंटिन्यू करते हैं सोलेनॉइड पे। ठीक है, सोलेनॉइड पे करते हैं। अब सोलेनॉइड क्या है, रब कर रहा हूं मैं ऐसे, स्क्रीनशॉट ले ली होगी आप लोगों ने, तो देखिए जरा रब करते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन की बात अगर हम करते हैं तो वो है हमारा सोलेनॉइड। ठीक है, आप बोलोगे आप सर सोलेनॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड समझ लो जैसे स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग को ही सोलेनॉइड कहते हैं, जो स्प्रिंग होता है उसी को सोलेनॉइड कहते हैं। ठीक है, 10th में भी पढ़ा था आप लोगों ने सोलेनॉइड, तो लिख लो वैसे भी डेफिनेशन, सोलेनॉइड कंसिस्ट ऑफ एन इंसुलेटिंग लॉन्ग वायर, सोलेनॉइड कंसिस्ट ऑफ एन इंसुलेटिंग लॉन्ग वायर closely wound in the form of a helix, in the form of a helix। ठीक है, दिख नहीं रहा है सोलेनॉइड, तो सोलेनॉइड जो है नीचे लिख देते हैं थोड़ा, अभी दिख रहा होगा, हाँ सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड देखते हैं, तो डेफिनेशन लिख लिए, solenoid consists of an insulating long wire closely wound in the form of a helix। ठीक है, यानी इस तरीके से होता है, जो स्प्रिंग फॉर्म में होता है ना ऐसे, इसको सोलेनॉइड कहते हैं। ठीक है, ये सोलेनॉइड हो गया। अब हमें क्या करना है, इस सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, सेंटर पे क्या होगा इसका मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो उससे पहले एक चीज समझ लेते हैं, दो सिंबल हैं, दैट इज डॉट एंड क्रॉस। डॉट का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड perpendicular to the paper, perpendicular to the paper or surface, perpendicular to surface and outward। ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन। और क्रॉस का मतलब होता है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड perpendicular to surface and inward। ठीक है, इनवर्ड, यानी कि जैसे अगर जैसे बाहर की तरफ निकल रहा है, जैसे कॉइल क्या है ऐसे घूम रही है, ठीक है, ऐसे अगर घूम रही है तो अगर बाहर की तरफ निकल रहा है तो उसको आप डॉटेड से दिखा सकते हो, क्योंकि उसका मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर है और बाहर की तरफ यानी आउटवर्ड। इसी तरीके से जैसे अंदर की तरफ जा रही है तो परपेंडिकुलर है सरफेस के बट इनवर्ड है। ये दो सिंबल हम यूज करते हैं। ये सोलेनॉइड का डायग्राम है, हम इसका एक सेक्शनल व्यू बनाएंगे। सेक्शनल व्यू में क्या होगा कि इस तरीके से नहीं दिखाएंगे, बेसिकली हम डॉट और क्रॉस के बेस पे दिखाएंगे। ठीक है,
तो हम सेक्शनल व्यू के बेस पे देखेंगे। ये पॉइंट है, इसको नोट कर लो। डॉट का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू सरफेस एंड आउटवर्ड, एंड क्रॉस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू सरफेस एंड इनवर्ड। ओके, नाउ बात करते हैं, निकालते हैं वैल्यू हम मैग्नेटिक फील्ड डायग्राम के बेस पे। टॉपिक इसका जो चलेगा वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। ठीक है, तो सोलेनॉइड का सेक्शनल व्यू अगर आप बनाते हो तो कुछ इस तरीके से बनाओगे। ये हमारा मतलब इसी तरीके से होगा ना, ऐसे ही इतना रेक्टेंगुलर सिलेंड्रिकल शेप में होगा। और ऊपर मैं डॉटेड दिखा दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ से वायर निकल रही है बाहर की तरफ, और नीचे क्या दिखा दिया है, क्रॉस, यानी कि इनवर्ड जा रही है वायर। वायर में करंट फ्लो करेगा ना। अब ये सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के लिए नहीं है, करंट के लिए भी हो सकता है। ठीक है, डॉट और क्रॉस सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी नहीं है, करंट के लिए भी हो सकता है। तो आप सिंपल परपेंडिकुलर टू द सरफेस को हटा ही लो, क्योंकि किसी भी करंट के लिए भी हो सकता है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहना सही नहीं रहेगा। ठीक है, परपेंडिकुलर टू सरफेस एंड आउटवर्ड, परपेंडिकुलर टू सरफेस एंड इनवर्ड। ठीक है, तो ये हो गया। और इस सोलेनॉइड के अंदर से क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, और हमने क्या करा है, एक रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर भी क्या है, स्क्वायर शेप का लूप रखा है इसके अंदर, स्क्वायर शेप का रूप रख दिया है। ठीक है, तो और ये पॉइंट हो गया P Q R S। लेंथ इसकी क्या है, हम मान लेते हैं L। इसकी लेंथ क्या मान लेते हैं, L, और इसका जो डायरेक्शन हम लेके चलेंगे वो ये लेके चलेंगे, यानी ऐसे। ठीक है, तो आई गेस डायग्राम क्लियर होगा, डायग्राम क्लियर होगा। अब हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो पहले हम निकालेंगे द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ऑफ दिस लूप। ठीक है, द लाइन इंटीग्रल of magnetic field of loop PQRS का निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ समझते चलिए। तो आपने क्या करा, लाइन इंटीग्रल करना मतलब क्लोज इंटीग्रल ऑफ PQRS B.dl, यही सीखा हमने लाइन इंटीग्रल। तो क्या करेंगे, एक बार PQ का लेंगे, फिर QR का लेंगे, फिर RS का लेंगे और SP का लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू लेंगे, समझ गए। तो पहले हम लेंगे किसका, P से Q का। तो P से Q का ले रहे हो तो B.dl। फिर हम लेंगे Q से R का, Q से R का लोगे, ठीक है, ऊपर दिख रहा है, दिख रहा है ना, हाँ। Q से R का लोगे तो B.dl। फिर आप लोगे R से S, B.dl। फिर आप लोगे प्लस S से P, B.dl। ठीक है, तो ये आपने कर दिया सबका क्लोज इंटीग्रल B.dl हर एक लेंथ का। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे जरा देखोगे क्या क्या चीजें हैं। अगर आप समझो तो डॉट हटाओगे तो क्या लगाओगे, कॉस थीटा। डॉट हटाओगे तो क्या लगाओगे, कॉस थीटा। और कॉस थीटा का मतलब है एंगल, एंगल। तो अगर देखो पी क्यू की बात करता हूं तो पी क्यू में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, यानी कि इसी तरफ है, और डीएल यानी लेंथ की डायरेक्शन भी इसी साइड में है। तो एंगल कितना बन जाएगा, 0। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो P से Q BDL cos 0 डिग्री। ठीक है, BDL QR देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है पर लेंथ ऊपर की तरफ जा रही है, तो यानी एंगल कितना बन गया, 90। तो Q से R जो बना वो क्या बना, BDL cos 90 प्लस फिर है S से R। अगर S से R में देखोगे, सॉरी R से S, R से S देखोगे तो R से S में कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, R से S में कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। तो 0.dl, B की वैल्यू 0 होगी।
प्लस उसके बाद एस से पी देखोगे अगेन 90 डिग्री, तो एस से पी बी डी एल कॉस 90। अब कॉस 90 क्या होता है? जीरो, और ये तो जीरो है ही है, तो सब कुछ जीरो हो गया, बचा क्या? सिर्फ बचा पी से क्यू बी डी एल, और बी डी एल का इंटीग्रेशन करोगे तो बी डी एल का इंटीग्रेशन दैट इज बी इंटू में एल। ये क्या मिल गया आपको? क्लोज इंटीग्रल ऑफ पी क्यू आर एस बी डॉट डी एल की वैल्यू बी एल मिल गया। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है? क्लोज इंटीग्रल ऑफ पी क्यू आर एस इज इक्वल टू बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू में टोटल करंट। यही कहता है ना कि टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है, यही कहता है एम्पियर सर्किटल लॉ। तो इसको अगर आप देखोगे, इसको अगर आप देखोगे तो ये क्या आता है? ये आता है म्यू नॉट, और टोटल करंट कितना होगा? एक टर्न में, यानी जो टर्न है, एक टर्न में आई करंट फ्लो कर रहा है, तो एन नंबर ऑफ टर्न्स में करंट कितना फ्लो करेगा वो देखेंगे। बट अगर आप देखो इतने लेंथ में कितने टर्न्स होंगे तो वो हमें देखना है, तो वो होंगे एन इंटू एल इंटू आई। ठीक है, ये कैसे हुआ? एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है ये बता रहा है, यानी एक लेंथ में यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, दैट इज एन। यही अगर एक में एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो एल में कितने होंगे? एल से मल्टीप्लाई कर दोगे। एक में, मैं यहाँ दिखाता हूँ, एक में अगर एन है तो एल में कितने होंगे? एल में करने के लिए आप क्या कर दोगे? एल से मल्टीप्लाई कर दोगे, यही करोगे ना। तो इसीलिए टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए? एन एल, और एक टर्न में आई करंट फ्लो करता है तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स में कितना फ्लो करेगा? आई, तो टोटल करंट कितना हो गया? एन एल आई। ठीक है, तो ये इक्वेशन मिल गई 2, ये इक्वेशन मिल गई 1। तो फ्रॉम 1 एंड 2 आपने क्या देखा? आपने देखा बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एल एन एल आई, एन एल आई, तो क्या मिल गया? B इज इक्वल टू मिल गया म्यू नॉट एन आई, B इज इक्वल टू मिल गया म्यू नॉट एन आई। यहां तक बताइए किसी को कोई डाउट है तो? कुछ भी पूछना है, कोई स्टेप तो बताइए, और अगर समझ में आ गया है तो एक बार यस लिख देंगे। निशु, सोनम, आशीष, मनीष, चंचल, दिव्यांशु, सोनम यस समझ में आ गया। निशु, आशीष, मनीष, आशीष आ गया समझ, मनीष आ गया समझ में, ओके। आशीष का रिप्लाई नहीं आया। आशीष, दिव्यांशु, चंचल, ओके, दिव्यांशु को समझ में आ गया। बेसिकली ये था आज का सेकंड एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। समझ में आया होगा अच्छे से। जो नहीं समझ में आया एक बार मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा, दोबारा देख सकते हो आप लोग। और मैंने गूगल क्लासरूम में असाइनमेंट डाल दिए हैं, आप लोग चेक कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अगर अभी आपको कोई डाउट है तो पूछिए।
अदरवाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं, कोई रिप्लाई नहीं। नो डाउट्स, ओके ठीक है। तो देन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय।